हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। देखो, आपके सिलेबस में जितनी भी शॉर्ट स्टोरीज और एस्से प्रिस्क्राइब किए गए हैं उनका क्रिटिकल एप्रिसिएशन और उसकी समरी एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती है लॉन्ग क्वेश्चन में। तो मैंने सभी शॉर्ट स्टोरीज़ पर क्रिटिकल एप्रिसिएशन अपलोड कर दिया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। और आज की इस वीडियो में हम आपके सिलेबस में जो एस्से दिया गया है सर रॉजर एट चर्च, उसका लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछेगा आपके सेक्शन बी या फिर सेक्शन सी में। देखो, सर रॉजर एट चर्च से क्रिटिकल एप्रिसिएशन ज़रूर आता है। तो आपका क्वेश्चन पूछेगा कि राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द एस्से सर रॉजर एट चर्च बाय जोसेफ एडिसन, क्योंकि जोसेफ एडिसन राइटर थे। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है और ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है राइट ए समरी ऑफ द एस्से सर रॉजर एट चर्च। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो समरी पूछे या फिर क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछे, क्वेश्चन आपका अलग तरीके से पूछ सकता है मगर आंसर वही होगा, सेम। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं, क्योंकि लॉन्ग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2024-25 के एग्जाम के लिए। तो देखते हैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ सर रॉजर एट चर्च बाय जोसेफ एडिसन। आप इस तरह से हेडिंग डाल सकते हैं। हेडिंग आप एक ही लाइन में डालिएगा, ठीक है। तो सर रॉजर एट चर्च का क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछेगा तो आपकी हेडिंग क्रिटिकल एप्रिसिएशन होगी। और आपसे क्वेश्चन समरी से रिलेटेड पूछ रहा है कि राइट ए समरी, तो आप क्या करेंगे, समरी ऑफ द एस्से सर रॉजर एट चर्च। इस तरह से आप हेडिंग डालिएगा। ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में जो पूछे हेडिंग वही होनी चाहिए। तो देखो, आप जब लिखना शुरू करते हो समरी या फिर क्रिटिकल एप्रिसिएशन अपने एग्जाम में, तो सबसे पहली हेडिंग आप डालोगे इंट्रोडक्शन ऑफ ऑथर। ऑथर का मतलब लेखक, राइटर का इंट्रोडक्शन आपको सबसे पहले देना है। आप किसी भी क्रिटिकल एप्रिसिएशन को लिखते हैं तो आप जब राइटर का इंट्रोडक्शन देते हैं तो वो इफेक्टिव लगता है, आपका आंसर, आपको मार्क्स भी अच्छे एग्जाम में मिलते हैं। तो अच्छा स्कोर करना है आपको, तो आप ज़रूर लिखिएगा। मैं जितने भी आपके सिलेबस में शॉर्ट स्टोरीज़ हैं उन पर भी क्रिटिकल एप्रिसिएशन की वीडियोज़ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोज़ अपलोड कर चुकी हूँ। चलिए देखते हैं। जोसेफ एडिसन वॉज एन एसेइस्ट, पोएट, प्ले राइट एंड पॉलिटिशियन। ये क्या थे? ये एसेइस्ट थे, निबंधकार, पोएट यानी कवि थे, प्ले राइट यानी नाटककार जो नाटक भी लिखते थे, एंड पॉलिटिशियन भी थे ये। ही वॉज बॉर्न ऑन May 1, 1672 इन मिल्स्टन, यूनाइटेड किंगडम। देखिए, 1 मई 1672 को मिल्स्टन, यूनाइटेड किंगडम में इनका जन्म हुआ था एंड इनकी मृत्यु हुई थी 17 जून 1719 कैंसिंगटन, यूनाइटेड किंगडम, देखो लंदन में इनकी मृत्यु हुई थी, इनकी डेथ हुई थी। तो इस तरह से आप लिखेंगे। और आगे अभी और इनके बारे में है, जैसे देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, आगे लिखेंगे हिज ग्रेट फ्रेंड वॉज रिचर्ड स्टील हु आल्सो ए लीडिंग कंट्रीब्यूटर इन दिस एस्से सर रॉजर एट चर्च। देखिए, जोसेफ एडिसन के बेस्ट फ्रेंड यानी बहुत अच्छे दोस्त थे रिचर्ड स्टील, ये भी इंग्लिश राइटर थे। तो इनका भी बहुत ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूशन है, मतलब अपने दोस्त के राइटिंग में। जब जोसेफ एडिसन सर रॉजर एट चर्च को लिख रहे थे तो जोसेफ एडिसन की थोड़ा बहुत हेल्प रिचर्ड स्टील ने भी की थी। एंड ही हैड ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ द पीरियोडिकल द टैटलर एंड द स्पेक्टेटर। देखो, जो जोसेफ एडिसन थे वो पीरियोडिकल्स ऐसे जो इंग्लैंड में विकसित हुआ था उसके राइटर थे, मतलब उन्होंने निकाला था पीरियोडिकल ऐसे। फर्स्ट पीरियोडिकल था द टैटलर एंड सेकेंड था द स्पेक्टेटर्स। तो रिचर्ड स्टीले और जोसेफ एडिसन दोनों ने मिलकर द टैटलर एंड द स्पेक्टेटर को निकाला था। ये पीरियोडिकल ऐसे है, याद रखिएगा। आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे क्रिटिकल एप्रिसिएशन। चलिए यहाँ से देखते हैं। क्रिटिकल एप्रिसिएशन हो जाएगी आपकी हेडिंग। अब लिखेंगे द एस्से सर रॉजर एट चर्च वॉज रिटन बाय जोसेफ एडिसन इन 1711। यह एस्से सर रॉजर एट चर्च लिखा गया था बाय जोसेफ एडिसन के द्वारा 1711 में। द एस्से वॉज पब्लिश्ड इन द स्पेक्टेटर। ये एस्से पब्लिश्ड हुआ था, प्रकाशित हुआ था उन्हीं के पीरियोडिकल में जिसका नाम था द स्पेक्टेटर। द एस्से सर रॉजर एट चर्च, ये जो निबंध है सर रॉजर एट चर्च, डील्स विद द सर रॉजर म्यूजिंग्स ऑन चर्च एंड द 7th डे ऑफ द वीक।
चर्च में सर रॉजर, ये मतलब ये जो निबंध है एस्से है सर रॉजर एट चर्च, ये डील करता है सर रॉजर की म्यूजिक्स का मतलब होता है चिंतन, मतलब चर्च को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस थे, तो वो उसके बारे में ये इससे हमें बताता है। एंड द 7th डे ऑफ द वीक संडे, और हफ्ते का जो 7वां दिन है संडे, उसके बारे में हमें ये बताता है। मतलब इस एस्से में जोसेफ एडिसन ने चर्च के बारे में डिस्क्राइब किया है। एंड वीक का जो संडे आता है, 7वां दिन आता है, संडे के सिग्निफिकेंस को इस एस्से में उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि कैसे संडे के रोज़ लोग चर्च में जाते हैं। और जो जोसेफ एडिसन का एस्से है सर रॉजर एट चर्च, तो सर रॉजर मेन कैरेक्टर हैं इस एस्से में, जो चर्च को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं, लिख देखते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, इन द बिगिनिंग ऑफ द एस्से की शुरुआत में, बिगिनिंग मतलब शुरुआत में, ऑथर टेल्स अबाउट विलेज एंड टेल्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ संडे इन दैट विलेज। इस एस्से के शुरुआत में ऑथर जो लेखक है जोसेफ एडिसन टेल्स बताते हैं अबाउट द विलेज, गांव के बारे में, एंड टेल्स अबाउट, और वो यह भी बताते हैं, क्या बताते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ संडे, संडे की महत्व के बारे में बताते हैं इन दैट विलेज, इस गांव में जो संडे की इम्पोर्टेंस है उसके बारे में भी वो अपने इस हिस्से में बताते हैं। एंड आल्सो टेल्स, और वो ये भी कहते हैं अबाउट सर रॉजर, और वो सर रॉजर के भी बारे में बताते हैं। सर रॉजर एक मेन कैरेक्टर है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस चर्च की काफ़ी केयर करते हैं। तो आप देखेंगे कि क्या होता है स्टोरी में, यानी एस्से में आगे। सर रॉजर एम एट ए रिफॉर्म इन द अटेंडेंस एट चर्च। देखिए, सर रॉजर जो थे, इनका एम था रिफॉर्म करना, यानी सुधार करना, इन द अटेंडेंस एट चर्च, चर्च में जो उपस्थिति थी गांव के लोगों की, उनमें सुधार करना। देखो, जो गांव के लोग थे वो चर्च में नहीं जाते थे। वो चर्च में कब जाते थे? ओनली संडे को जाते थे, बाकी पूरे वीक के डे में ये चर्च खाली रहता था। तो सर रॉजर जो थे वो चाहते थे कि गांव के हर लोग डेली चर्च आएँ, प्रेयर करें। तो इसलिए उनका एम ही यही था कि वो चर्च में अटेंडेंसी को वो सुधार सकें, ताकि लोग रोज़ चर्च आएँ। He desires peaceful relation between the squire and the person in the village to ensure good attendance at church and improvement of the faith of people. देखिए, he desires, अब से देखते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा ना। He desires, उनकी इच्छा थी पीसफुल रिलेशन की, एक शांतिपूर्ण रिलेशन बने बिटवीन द स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है गांव के जो ज़मींदार होते हैं, वो स्क्वायर मतलब ज़मींदार, एंड द पर्सन इन विलेज, और गांव के लोगों के बीच और ज़मींदार के बीच शांतिपूर्ण रिलेशन हो। सर रॉजर यही चाहते थे। टू एंश्योर गुड अटेंडेंस एट चर्च एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द फेथ ऑफ पीपुल, और वो ये भी चाहते थे कि चर्च में अच्छी उपस्थिति हो और लोगों का विश्वास जो है उनमें भी सुधार किया जा सके, क्योंकि जब लोगों के सोच में सुधार किया जाएगा तो वो डेली चर्च आकर प्रेयर करेंगे, क्योंकि गांव के लोग प्रेयर करने नहीं जाते थे चर्च में। तो यही एम था सर रॉजर का, और वो यही चाहते थे। आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं। एडिशन बेगिंस द एस्से ऑफ सेइंग दैट, एडिशन शुरू करते हैं इस एस्से को ये कहते हुए दैट कि द ऑब्जर्वेंस ऑफ संडे एज ए होली डे कीप्स मैन काइंड सिविलाइज्ड एंड पॉलिश्ड। ये भी बताते हैं कि संडे को पवित्र दिन मानने से मानव जाति सभ्य एवं सुसंस्कृत रहती है। सिविलाइज्ड मतलब सभ्य, पॉलिश्ड सुसंस्कृत रहती है। तो इस गांव के लोग संडे को हॉलीडे मानते थे, पवित्र दिन मानते थे। दिस इज़ द हॉलीडे व्हेन द पीपुल ऑफ द विलेज फॉरगेट देयर सेल्फिशनेस, और ये वह दिन था, ये वही सिर्फ एक दिन था जब गांव के सारे लोग फॉरगेट भूल जाते हैं देयर सेल्फिशनेस, अपने सेल्फिशनेस को, अपने स्वार्थ को, एंड अटेंड द चर्च, और चर्च में उपस्थित होते हैं प्रेयर करने के लिए बस संडे को। उसके बाद पूरे वीक गायब, फिर संडे को। ऑल पीपुल वियरिंग नाइस क्लॉथेज,
सभी लोग पहनते हैं अच्छा अच्छा कपड़ा संडे के दिन, ऑन दिस डे यानी संडे के दिन। एवरीवन ट्राइज टू लुक बेटर दैन ईच अदर, और हर कोई कोशिश करता है, चाहता है कि वो लुक यानी बेहतर दिखे, दैन ईच अदर एक दूसरे से। मतलब हर कोई जब संडे कोई अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के चर्च में जाता है तो हर गांव वालों के अंदर ये होता है कि आज के दिन सबसे अच्छा कपड़ा मेरा हो और सबसे अच्छा मैं दिखूं, सबसे अच्छी मैं दिखूं। एंड टॉक टू अदर पीपुल ऑन बोरिंग टॉपिक्स, और सभी लोग चर्च की तरफ जाते हैं और प्रेयर करने के बाद क्या होता है कि सब लोग नहीं जैसे इकट्ठा हो जाते हैं, आपस में बातें करते हैं, तो बोरिंग टॉपिक पर लोग बातें किया करते थे। तो हर संडे को इस गांव में ऐसा ही होता था कि लोग चर्च आते थे बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के, नहा धोकर एकदम फ्रेश होके अपने सेल्फिशनेस को भूल जाते थे और एक दूसरे से बोरिंग टॉपिक्स पर बातें करते थे। सर रॉजर इज़ ए रिलीजियस माइंडेड पर्सन, और सर रॉजर जो थे वो रिलीजियस माइंडेड पर्सन थे। एंड केयर्स ए लॉट ऑफ द चर्च, और वो चर्च की बहुत ज़्यादा देखभाल भी करते थे, मतलब चर्च की मरम्मत भी कराते थे, वो भी अपने पैसों से। आप देखेंगे कैसे बहुत अच्छा ये है, बहुत फ़िक्रमंद थे ये चर्च को लेकर के। सर रॉजर टू ग्रेट इंटरेस्ट इन द विलेज चर्च, सर रॉजर दिखाते हैं ग्रेट इंटरेस्ट महान रुचि इन द विलेज चर्च गांव के चर्च में। एंड आल्सो सा टू इट दैट, और वो ये भी देखते हैं कि हीज टेनेंट्स अटेंड चर्च रेगुलरली, कि जो उनके किराएदार हैं वो रेगुलरली यानी नियमित रूप से चर्च में उपस्थित होते हैं, प्रेयर करने के लिए आते हैं। He had got the church decorated with the quotation from the Bible which is selected himself. He had got the church decorated, and उन्होंने चर्च को डेकोरेट भी किया विद कोटेशन से, और वो कोटेशन उन्होंने लिया था बाइबल से, और उन्होंने खुद से जो अच्छे अच्छे कोटेशन थे बाइबल से उन्होंने सेलेक्ट करके चर्च की दीवारों पर लिखवा दिया ताकि आने वाले लोग उसको पढ़ें और अच्छे से समझें और चर्च आने की कोशिश करें, और चर्च की जो अटेंडेंस है वो अच्छी हो सके, मतलब हर रोज़ लोग आ सकें। He has also get the repair work of the church at his own money. उन्होंने ये भी किया, मतलब क्या उन्होंने रिपेयर किया, रिपेयरिंग का काम भी करवाया चर्च में अपने खुद के पैसों से। और मतलब अपना मनी मतलब खुद के पैसों से, मतलब ऐसा नहीं किया उन्होंने कि गांव वालों से चंदा इकट्ठा किया उसके बाद चर्च की रिपेयरिंग कराइयो, दीवार पे कोटेशन बाइबल से निकाल के लिखवाइयो। इन्होंने ये सब कुछ खुद के पैसों से किया था क्योंकि ये चर्च की बहुत केयर करते थे और ये चर्च को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट थे और ये चाहते थे कि हर कोई चर्चा है वो ये चर्च का बहुत ख्याल भी रखते थे। He has gifted the parishioners a seat to sit and a Bible for prayer. उन्होंने पैरिशियनों को बैठने के लिए एक सीट भी दी एंड ए बाइबल फॉर प्रेयर, और उन्होंने बाइबल भी लोगों को प्रार्थना करने के लिए गिफ्ट में दिया। बैठने के लिए इन्होंने क्या दिया, सीट दिया, और प्रार्थना करने के लिए प्रेयर करने के लिए इन्होंने लोगों को क्या दिया, बाइबल भी दिया ताकि हर कोई रेगुलरली चर्च में आ सके। देखिए कितना ज़्यादा मतलब अच्छा काम कर रहे थे। चलिए, ही हैड आल्सो हायर्ड ए सिंगिंग टीचर, उन्होंने एक सिंगिंग टीचर को भी हायर किया जैसे जो प्रेयर को अच्छी गा सकता था। किस लिए इन्होंने हायर किया, टू टीच प्रेयर सॉन्ग टू द विलेजर्स। उन्होंने एक सिंगिंग टीचर को हायर किया जो प्रेयर अच्छी गाता था ताकि वो टीचर गांव के लोगों को प्रेयर करना अच्छे से सिखा सके, ताकि हर गांव के लोग भी चर्च में आकर अच्छे से प्रेयर को सिंग कर सके, गा सके। ही अलाउड नो वन टू स्लीप इन द चर्च एक्सेप्ट हिमसेल्फ। ही अलाउड नो वन, उन्होंने अलाउ नहीं किया कि कोई भी व्यक्ति चर्च में सो नहीं सकता अपने आप को छोड़ करके, क्योंकि ये चर्च में ना सो जाया करते थे मगर दूसरों को ये सोने नहीं देते थे। इफ़ ही फेल एस्लीप ड्यूरिंग द प्रेयर, और अगर सर रॉजर प्रेयर के दौरान सो जाया करते थे, ऑन वेकिंग अप, और जब वो सोने के बाद उठते थे, ही वुड लुक अराउंड, और वो इधर उधर देखा करते थे कि कोई सोया तो नहीं है। एंड इफ़ ही फाउंड एनी वन डोजिंग ऑफ, और अगर वो किसी को भी पाते थे सोते हुए, घर्राटे लेते हुए, सो इमीडिएटली, तो फ़ौरन ही सेंड ही सर्वेंट टू वेक हिम अप,
तो वो फ़ौरन ही अपने सर्वेंट को उस आदमी के पास भेजते थे कि जाओ उसे उठा दो, प्रेयर के टाइम सोना नहीं है, जबकि सर रॉजर खुद ही प्रेयर के टाइम सो जाते थे। तो इनकी ये आदतें कुछ थोड़ा अजीब थी, लेकिन किसी और को ये सोने नहीं देते थे। When everybody kneel down, और जब सब कोई चर्च में प्रेयर करते टाइम घुटने टेक देता था, इन द चर्च में प्रेयर करते टाइम घुटने टेका जाता है, तो जब हर कोई घुटने टेक देता था तो ही स्टैंड टू काउंट द नंबर ऑफ पीपुल टू फाइंड आउट हु इज़ एब्सेंट। तो वो खड़े हो जाते थे, वो घुटने नहीं टेकते थे, जब हर कोई घुटने टेक देता था तो वो खड़े हो जाते थे एंड वो काउंटिंग करते थे नंबर को कि कितने लोग ऐसे हैं जो आज एब्सेंट हैं और कितने लोग आज प्रेजेंट हैं। मतलब ये प्रेयर को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे और ये चाहते थे कि हर कोई चर्च में आए, अच्छे से प्रेयर करे, रेगुलरली चर्च में आए, चर्च बिल्कुल भी खाली ना रहे। तो ये सब ये अच्छा काम करते थे। आगे देखते हैं। सर रॉजर एंड हिज चैपलेन हैड ए परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ईच अदर। देखो, सर रॉजर एंड हिज चैपलेन, चैपलेन मतलब होता है पादरी, परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग मतलब सर रॉजर और उनके पादरी के बीच में, ईच अदर मतलब एक दूसरे के बीच में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, मतलब ये दोनों एक दूसरे की बातों को अच्छे से समझते थे। इन द एंड ऑफ एसे ऑथर डिस्क्राइबिंग अबाउट द स्क्वायर ऑफ नेक्स्ट विलेज, और इस एसे के एंड में जोसेफ एडिसन डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं अबाउट द स्क्वायर, ज़मींदार के बारे में, ऑफ नेक्स्ट विलेज, दूसरे गांव के बारे में। देखो, इस गांव में सर रॉजर आते हैं तो चर्च की स्थिति को काफ़ी अच्छा बना देते हैं, चर्च की रिपेयरिंग कराते हैं, लोगों को एकदम रेगुलरली बना देते हैं कि रोज़ हर कोई चर्च में आने लगा था, प्रेयर करने लगा था। जबकि अब इसी हिस्से के एंड में जोसेफ एडिसन ये बताते हैं कि जो इस गांव के बाद दूसरा गांव है वहाँ के ज़मींदार कैसे हैं, उनका रिलेशनशिप कैसा है चर्च के बारे में। तो देखो, यहाँ पे कहा जा रहा है ना, इन द एंड ऑफ एसे, इस एसे के एंड में ऑथर डिस्क्राइब करते हैं अबाउट द स्क्वायर ऑफ नेक्स्ट विलेज एंड हिज रिलेशनशिप विद द चर्च। स्क्वायर मतलब ज़मींदार, नेक्स्ट विलेज यानी दूसरे गांव के ज़मींदारों के बारे में बताते हैं और उनके रिलेशनशिप को भी बताते हैं कि उनका चर्च के साथ कैसा रिलेशनशिप है। देयर रिलेशन इज़ नॉट गुड, तो वहाँ के ज़मींदारों का चर्च के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, मतलब वो लोग चर्च में जाते ही नहीं थे। देखिए, स्क्वायर डज नॉट कम टू चर्च, वो लोग चर्च में आया ही नहीं करते थे। द पेरिशियनर्स वर इनकरेज्ड नॉट टू पे देयर ड्यूज टू अनकीप ऑफ द क्लर्जीमैन, क्लर्जीमैन मतलब होता है पादरी। तो जो पैरिशियन जो थे उनको प्रोत्साहन किया गया ज़मींदारों के द्वारा कि वे पादरी के अयोग्य लोगों को उनका बकाया न दे, मतलब क्लर्जीमैन की जो फीस होती थी वो भी ये लोग पे नहीं करते थे। उस गांव के लोग ऐसे थे, मतलब ऐसे ज़मींदार थे जो चर्च को लेकर बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, इनका रिलेशन चर्च के साथ अच्छा नहीं था, ये लोग प्रेयर करने तक नहीं जाते थे। द ऑथर यूजेस सर रॉजर एज ए सिम्बल फॉर द अदर लैंड लॉर्ड, और जोसेफ एडिसन सर रॉजर को यूज़ करते हैं एज अ सिम्बल, एक प्रतीक के रूप में, फॉर अदर लैंडलॉर्ड, दूसरे गांव के ज़मींदारों के लिए भी, ताकि वहाँ की भी स्थिति को सुधारा जा सके। तो ये जो एस्से है सर रॉजर एट चर्च, उसमें यही बताया गया है, यही इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन और समरी है। तो आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो आपको अपने एग्ज़ाम में ऐसे ही लिखना होगा, और ऐसे ही आपकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन की अलग प्लेलिस्ट बना दी है बीए फर्स्ट सेमेस्टर की, और 1 से लेकर 8 तक की यूनिट्स की अलग मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर एग्ज़ाम के लिए मैंने अलग इंग्लिश लिटरेचर के लिए प्लेलिस्ट बना दी है। बाकी अदर सब्जेक्ट की भी क्लासेस चल रही हैं, तो आप विज़िट ज़रूर कीजिएगा। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।